तो खुद समझ में आएगा कि मिट्टी जो है बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। जितना पानी देना है उतना ही पानी जाएगा। प्लस दूसरा क्या है कि आपकी जो मिट्टी है उसकी वो स्प्लाउट नहीं होगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना सा शूट लाया था 2-3 साल पहले। अच्छा। और उसको लगाया था और आज ये देखिए मेरे हाइट से भी ऊपर चला गया है वो। और अगर आपके खुद के सीड हैं, जैसे ये एडेनियम का पॉट्स हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एडेनियम के पॉट के सीड्स को निकाल के उसको पहले मैं कॉपर फंजीसाइड में मिक्स कर लेता हूँ। तो संदीप जी, अभी तक अपन ने बात की थी कि मतलब हमारे कैक्टस क्या पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी लाइफ पे, नेगेटिव इफेक्ट है, वो सब को अलग करते हुए अब अपन चलते हैं कि बताते हैं कि इसको कैसे मेंटेन किया जाता है कैक्टस को। तो ये बेसिकली क्या है, कैक्टस की बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, रादर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती उनकी। वो जैसे कि हम लोग को पता है कि डेजर्ट एरिया में बहुत ही एक्सट्रीम ड्राई वेदर, इसमें सर्वाइव करते हैं कैक्टस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो ये है कि हमें इनको बारिशों में पानी से बचाना है और पानी बहुत कम डालना है इनमें, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट हैं, इनकी पानी को इनकी ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हवा से ही पानी अपना ले लेते हैं, क्योंकि जो इनके जो कांटे होते हैं, ये इनके जो कांटे होते हैं, ये सब जो ये कांटे देख रहे हैं आप, तो ये इसीलिए बने गए हैं कि ये एटमॉस्फेयर में से पानी इनको सोख करके इनको सप्लाई कर दें। तो इसलिए इनको आपको अपने आप से पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस अनटिल जैसे आप आज का मौसम चल रहा है मई जून, तो इस मौसम में आप हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार, अगर आपका टेरेस पे लगे हुए हैं कहीं है तो 2 बार दे दीजिए। और प्लस इनको ब्राइट सनलाइट चाहिए, ये कहीं शेड में या ऐसी जगहों पे नहीं रह सकते हैं, मतलब जैसे अंधेरा या आपकी नीचे बालकनी या ऐसी जगहों पर जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट कम से कम 6-7 घंटे की नहीं आती है, तो ये ख़राब हो जाएंगे। नहीं भी ख़राब होंगे तो इनकी शेप बिगड़ जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी, जो एक्चुअल जो शेप है इनकी वो ये अटेन नहीं कर पाएंगे, तो आपको खुद ही उतने अट्रैक्ट नहीं करेंगे फिर वो। तो इसलिए इनका 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि इनको सनलाइट पूरी भरपूर मिले और पानी कम से कम दिया जाए। क्योंकि कई बार होता है ना, लोगों को ये होता है कि पानी डालने की आदत होती है पौधों में, चाहे कुछ भी हो तो उनको लगता है नहीं पानी डाल दो तो पौधे अच्छे हो जाएंगे। राइट। तो ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, और पौधों के लिए भी ये चीज़ लागू होती है कि ओवर वाटरिंग से हमेशा पौधा ख़राब होगा। कोई भी पौधा होगा तो ओवर वाटरिंग से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी रूट रॉट्स हो जाएंगी। रूट ही उनकी मेन चीज़ होती है जो कि उनको न्यूट्रिशन खाना पहुँचाती है। अगर रूट्स ख़राब हो जाएंगी तो पौधा मर जाता है। तो उस वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें कम से कम पानी डाला जाए। और दूसरा, अब हम बात करते हैं सॉइल मिक्स। तो जैसे कि हमने बताया कि डेजर्ट वाले प्लांट के एरिया के प्लांट्स हैं ये, तो इनको वेल ड्रेन्ड इरिगेटेड सॉइल चाहिए है। तो उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं कि हम 3 से 4 चीज़ें मिलाते हैं। पहले तो नॉर्मल मिट्टी थोड़ी सी, उसमें बोन मील, कोल और रेता, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। इक्वल प्रोपोर्शनेट में आप डाल दीजिए इसमें, और आप जब मिक्स करें तो आपको खुद समझ में आएगा कि मिट्टी जो है बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, कि मतलब फ्री फ्लो जिसे कहते हैं वैसी ही रहनी चाहिए, ताकि ये जो है प्लांट, इसकी जड़ें जो हैं उसमें पेनिट्रेट कर पाएँ, और अगर आप पानी डालें भी तो पानी उसमें रुके ना और ड्रेन आउट हो जाए ईजीली। मतलब पानी कभी भी इसमें आधा घंटा 1 घंटे से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको प्लांट को जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी देर में अपने आप ले लेगा और बाकी पानी ड्राई आउट हो जाए इसका। तो वो चीज़ रहती है। और दूसरा इसमें ये रहता है कि फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इनकी भी बेसिक नीड्स वही रहती हैं जो नॉर्मल प्लांट्स की होती हैं। तो NPK जैसे हैं, तो NPK भी हमें डालना है, ऐसा नहीं कि 12 महीने हर 15 दिन के गैप में, ऐसा नहीं है इनके केस में। जैसे नॉर्मल हम लोग प्लांट्स होते हैं तो उनमें हम अगर ग्रोइंग सीज़न है तो हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं करते हैं अपन। इनको हम सिर्फ NPK देते हैं, और अगर जो फ्लावरिंग कैक्टसेस हैं तो उनमें मोनोफॉस्फेट भी डाल देते हैं अपन, तो वो भी इनको फ्लावरिंग में ब्राइट फ्लावर आ जाते हैं और अच्छे और बल्क में आ जाते हैं फ्लावर उसमें। तो सर इसी के साथ ही मैं आपसे एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपने बताया कि वाटरिंग किस तरह करनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन मैं अभी तक मैंने इतनी सारी वीडियो कवर की हैं, किसी में ना वाटरिंग करते हुए नहीं दिखाया। हाँ जी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स को, अगर आप वाटरिंग करके दिखा सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी किस तरह वाटरिंग करनी है। हाँ जी। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पानी कम देना होता है। अगर आप नॉर्मली पाइप से या अपना जो प्लांटर आता है वाटरिंग वाला जो जग आता है उससे देंगे, शावर वगैरह वाले हैं जी, तो उससे ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप ज़्यादा से पानी अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें ज़्यादा चला जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए उसके लिए मैंने एक अलग से आपको दिखाऊं तो ये मैंने अपने DIY से एक
नॉर्मल कोका कोला की बोतल में ये इसमें सिलिकॉन से एक स्ट्रॉ पाइप प्लास्टिक की टाइप की अटैच कर दी है। और इससे अब मैं क्या, जितना मैं प्रेस करूंगा इसको उतना ही पानी निकलता है। अरे वाह। तो इससे क्या है, डबल फायदा हो जाए, जितना पानी देना है उतना ही पानी जाएगा, प्लस दूसरा क्या है कि आपकी जो मिट्टी है उसकी वो स्प्लाउट नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है सर। कहाँ से सोचा आपने? अरे मुझे वही था कि अब जैसे मैं देखता था सब जगह कि वाटर जग है या कुछ है, तो उससे नाना करते हुए भी हाथ जरा सा ज़्यादा टिल्ट हो गया तो पानी ज़्यादा चला जाता था। अच्छा। तो उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जब मैंने ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से पी रहा था कोल्ड ड्रिंक तो मुझे लगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार, इसको मैं अपने कैक्टस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। अरे वाह। तो वाकई में वो इतना सक्सेसफुल हुई कि मुझे लगता है कि इसीलिए भारतीयों को जुगाड़ू कहा जाता है। हाँ एक्चुअली। चलिए, हम तो चांद तक पहुँच गए तो छोटी चीज़ है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये जितना मैं प्रेस करूंगा उतना ही पानी निकलेगा। ये देखिए, ये मैंने इतना दिया इसमें पानी, ये इधर दिया, ये इधर इतना दिया। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ही है सर पानी की, है ना? बस कि आप हल्का सा मॉइस्ट हो जाए ये। अच्छा। और ऐसा ना हो कि लबालब नीचे से भी पानी बह रहा है, उतने की जरूरत नहीं है। जैसे ये मई जून का समय चल रहा है तो उस हिसाब से मैं इसमें अभी हफ्ते में 2 बार इतना पानी दे देता हूँ बस। तो ये तो सर बहुत कम पानी ले रहा है फिर प्लांट। बिल्कुल। तो क्योंकि कैक्टस है, कैक्टस का नेचर ही यही है कि डेजर्ट प्लांट है। तो डेजर्ट में तो आप जानते हो बारिश तो होती नहीं है जी। अगर हुई भी तो कभी साल में एक आध बार कभी हो गई जी। तो ये ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बताया ना कि हवा से ही ये पानी अपना रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है पानी की। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कोई ऐसा प्लांट लगाना खूबसूरत भी हो, फ्लावरिंग भी दे और प्लस में पानी बिल्कुल ही ना ले, तो ये देख सकते हैं आप, जरा सा पानी सब में डाला जा रहा है और इसी से ही ये सब ग्रो होने वाले हैं। सर बहुत ही अच्छा टूल बना दिया आपने। और ख़ास तौर पे अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेरेस में तो गर्मी और धूप का आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जी। तो उस केस में आप अगर कैक्टसेस, यूफोर्बिया या अडेनियम इस टाइप के प्लांट्स लगाएं तो केयरिंग भी कम होती है और सुंदरता भी अलग होती है, क्योंकि कैक्टस की एक अपनी खुद की ब्यूटी है जी। अगर आप देखें ना कि इनके जो शेप्स हैं नॉर्मल प्लांट से बिल्कुल हट के हैं। हर कैक्टस की एक अपनी स्ट्रक्चर है, अपनी ब्यूटी है, उसके स्पाइंस की, उसके डिज़ाइन की जी। तो इसलिए ये जनरली नॉर्मली आदमियों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। राइट। और इस तरफ भी देखिए फ्रेंड, आपको डिफरेंट एग्जॉटिक जो प्लांट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो इंडियन नेटिव के ही हैं सर, है ना? हाँ जी। अब आपको जैसे मैंने बताया कि मेरे साइकिलिंग का शौक है। हाँ। तो आप यकीन नहीं करोगे कि अब जैसे एमपी है, एमपी इज़ रिच इन फॉरेस्ट जी। अब आज भोपाल में खड़े हैं, अब भोपाल के किसी भी 15 किलोमीटर की विसिनिटी में आप बाहर चले जाएं तो वहाँ नेशनल फॉरेस्ट रिजर्व्स ये सब हैं। ओके। तो सब जगह आपको नेचुरल ब्यूटी बिखरी मिलेगी। वाओ। तो मैं कई बार क्या होता है, मुझे गार्डनिंग का भी शौक है और साइकिलिंग का भी शौक है, तो दोनों को क्लब करके मैं जंगलों में से भी जाके पौधे निकाल के ले आता हूँ। कैक्टस है, जैसे ये कैक्टस है, ये मैं एक बार चूरना, यहाँ पे नेशनल पार्क है, वहाँ पे गया था तो उसके आउटस्कर्ट में, अंदर नेशनल पार्क में तो आपको अलाउड नहीं है कुछ भी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस करना जी। तो इसलिए उसके बाहर जो रास्ता था तो वहाँ पे मुझे एक गाँव के पास मुझे ये कैक्टस मिल गया था मुझे। अच्छा। और यही ऐसी अपॉर्चुनिटी भी वहीं मिल गया था मुझे, इसको प्रिकली पीरियड जिसे कहते हैं हम, तो ये मैं वहीं से ही निकाल लाया था। वाओ। तो और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना सा शूट लाया था 2-3 साल पहले। अच्छा। और उसको लगाया था और आज ये देखिए मेरे हाइट से भी ऊपर चला गया है। वाओ, बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। हाँ जी। नाइस। तो सर ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने एग्जांपल दिया है किस तरह से हमें कैक्टस ग्रो करना चाहिए। लेकिन आपके गार्डन में एक्जॉटिक प्लांट्स की भरमार है, तो हम बढ़ेंगे अगले एक्जॉटिक प्लांट की तरफ जिसका नाम है अडेनियम। तो अडेनियम में सर मैं देख रहा हूँ अभी कुछ फ्लावरिंग भी नज़र आ रही है आपके यहाँ पर। हाँ जी। सीड पॉट भी बने हुए हैं। सीड पॉट भी। और एक ही प्लांट में देखिए डबल आपको शेड नज़र आ रहे हैं, दो कलर के फूल। डबल पेटल और सिंगल पेटल दोनों ही नज़र आ रहे हैं। कहीं पे गुच्छों में भी फ्लावर नज़र आ रहे हैं आपको। और इसी तरह के अलग अलग तरह के अडेनियम के फ्लावर्स हैं और अलग अलग तरह की फ्लावरिंग के साथ साथ आपको अलग अलग कलर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि सर ने अडेनियम जितने भी यहाँ देख रहे हैं वो प्रोपोगेट किए हुए हैं। सर कितने प्लांट खरीद के लाए थे स्टार्टिंग में? मैं आज तक एक अडेनियम का प्लांट नहीं खरीदा मैंने। एक भी नहीं खरीदा? बिल्कुल नहीं। मैं जितने भी अडेनियम है मेरे सब सीड से बने हुए हैं।
वाओ। मतलब मैंने आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कई लोगों का ग्रीन थंब होता है जी। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे भी वो वरदान मिला हुआ है। वाह। तो मैं कहीं पे भी एडेनियम की सीड छिड़क देता हूँ तो वहाँ एडेनियम का पौधा अपने आप निकलाता है। अरे वाह। तो ये जो आप देख रहे हैं जो बड़े पॉट वाले हैं ये लगभग 4 साल पुराने एडेनियम है। अच्छा। और जो छोटे पॉट वाले हैं ये 1.5 साल पुराने एडेनियम लेकिन सर हाइट तो बहुत अच्छी हो रही है दोनों की ही, बिल्कुल ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। और अगर बात जर्मिनेशन की हो ही रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किस तरह से हमें एडेनियम के सीड्स को जर्मिनेट करना चाहिए। देखिए एडेनियम का सीड जो है बेसिकली कोई भी सीड होता है हम जब भी जर्मिनेट करते हैं उसमें सक्सेस रेट डिपेंड करता है सॉइल मिक्स पे। ओके। और क्या होता है कि हर सॉइल में फंगस ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो अगर सॉइल में फंगस है, फंजीसाइड यूज़ नहीं किया आपने और आप जर्मिनेट कर रहे हैं तो फंगस जो है वो बीज को पहले ही ख़त्म कर देती है, मार देती है। अच्छा। तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। दूसरा क्या होता है मेन चीज़ कि इनिशियली आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना होता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम जैसे दाल या स्प्राउट कुछ भी करते हैं, स्प्राउटिंग कैसे होती है, पहले आप उस चीज़ को भिगो के रखते हो मॉइस्चर में, तो जब वो भीग जाती है तो ही आपकी स्प्राउटिंग होती है। राइट। तो उसी तरह ये भी सीड्स भी वैसे ही होते हैं कि आप उनको अगर आपको स्प्राउटिंग करनी है तो आपको पहले शुरुआत के 3-4 दिन हफ्ते भर उसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए अगर आप देखें तो रेनी सीजन में जनरली सीड्स हम जो भी उगाते हैं वो उसका सक्सेस रेट जो जर्मिनेशन का है वो ज़्यादा रहता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है कि जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है जी। और जैसा कि मैंने बताया कि फंजीसाइड का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है सीड के लिए। अगर तो आप पैकेट वाले सीड ला रहे हैं तो वो ऑलरेडी ट्रीटेड आते हैं तो उसमें उतना खतरा नहीं रहता है कि वो मर जाए, तो उससे जर्मिनेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपके खुद के सीड हैं जैसे ये एडेनियम का पॉड्स हैं तो इसको मैं क्या करता हूँ एडेनियम के पॉड के सीड्स को निकाल के उसको पहले मैं कॉपर फंजीसाइड में मिक्स कर लेता हूँ। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फंगस अटैक का जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ओके। और फिर उसको मैं जो नॉर्मल कोकोपीट है और सॉइल का मिक्स और कंपोस्ट, देखिए गोबर की खाद मत डालिएगा जर्मिनेशन के लिए। रीज़न बीइंग गोबर की खाद एल्कलाइन होती है नेचर की और वो जनरली तो उसमें ग्रो कम कर पाता है पौधा। अगर आप यही वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो वो एक न्यूट्रल बेस रहता है और उसमें फंगस और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। गोबर की खाद में क्या होता है कि जो चीज़ें गाय ने खाई हैं और जो सब चीज़ें वो भी वीड्स भी बहुत हो जाते हैं उसमें, तो वो सब चीज़ें आपका न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं सॉइल में से अननेसेसरीली का, तो आपका जो मेन फोकस प्लांट है उसको वो चीज़ कम मिल पाती है। फिर एसी वगैरह चलाते हैं क्या आप? नहीं, एसी पे रखा हुआ है, एसी पे रखा है, बल्कि यहाँ से तो गर्मी निकलती होगी। यहाँ से तो हीट ही निकलती है। सर्दियों में बचा लेता है, ओस पड़ती नहीं इन पे जी, और बारिशों में पानी से बचा लेता है और गर्मियों में जो सनलाइट चाहिए वो मिल रही है उसको छन के दे रहा है। और मतलब जब हमारा ऑफिस का टाइम होता है 9 से 10 बजे जाने का तभी ये खुलता है। हाँ जी, ये 40 ईयर्स पुराना बर्ड है, 40 साल पुराना। हाँ, और जो हम अगर इधर बैठे हैं या कुछ करें तो हमें पूरा खुलेपन का एहसास रहे।